गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। कितना बढ़िया सौभाग्य है, संयोग है। चैप्टर 11 पार्ट 11 और आप भी बढ़िया से मस्त सी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स पढ़ रहे थे। ठीक है ना। लॉन्ग आंसर्स आपके काफ़ी सारे हो चुके हैं। अब जो आपको चलना है उसमें हम चलते हैं वो शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है ना, कि कौन कौन से शॉर्ट आंसर इसके हैं। तो आइए चलते हैं। पहला शॉर्ट आंसर है हमारा, यानी हेडिंग डालें तो डाल सकते हैं शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ईथर को रंगीन बोतलों में, क्वेश्चन है ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर, ठीक है ना, ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है क्यों? भरकर रखा जाता है ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम लिखेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारा, ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है क्यों? यानी इसको ईथर को हम रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं रखते हैं, इस चीज का प्रश्न बनता है। ठीक है। तो आंसर देते हैं कि ईथर सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर, ठीक है ना। ईथर जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके, किससे, वायु से क्रिया कर पराक्साइड बनाती है। वायु से क्रिया कर पराक्साइड बनाती है। फिर से एक बार देखिए, ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से, उपस्थिति में वायु से क्रिया कर पराक्साइड बनाती है। अब देखिए, अगर हम ईथर को ट्रांसपेरेंट यानी सफ़ेद बोतल में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाएगा, और वायु तो हर जगह पर होती है, तो ये पराक्साइड बना देगा, जो विषैली प्रकृति के होते हैं, जो विषैली प्रकृति के होते हैं। जो विषैली प्रकृति की होती है ना। अतः ईथर के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, अतः ईथर के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, अतः ईथर के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए रंगीन बोतलों में भरकर रखा है। रोकने के लिए ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से बात करेंगे कि ईथर जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उन्हें मिला, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके या वायु से ऑक्सीकृत होकर के पराक्साइड बना देते हैं। और जो पराक्साइड बनते हैं वो विषैली प्रकृति के होने के कारण उनसे विष पदार्थ मिल जाते हैं वायुमंडल में। अतः ईथर के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, यानी इस क्रिया को रोकने के लिए ईथर को रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है। देखिए कैसे अब क्रिया होती है।
C2H5O C2H5, ये तो ठहरा हमारा ईथर, है ना। ये किससे क्रिया करेगा? हाफ O2 ईथर यानी वायु से क्रिया करता है। कब करेगा? सनलाइट में करेगा। कब करेगा? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में क्रिया करेगा और बना देगा क्या? C2H5O और O, ये बन जाता है। ठीक है, तो इससे बने ईथर पराक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ईथर पराक्साइड कहेंगे। ठीक है, इसी अभिक्रिया को रोकने के लिए ईथर को रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है। ठीक है, अब इसको हम साफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है एथिल एल्कोहल व डाई मेथिल ईथर। एथिल एल्कोहल व डाई मेथिल ईथर। ठीक है ना, यह क्या रखना है कि एथिल एल्कोहल व डाई मेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है। दोनों की अणुभार समान है। ठीक है ना, एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों के अणुभार क्या है? इक्वल है, बराबर है। परंतु एथिल एल्कोहल कमरे के ताप पर द्रव है। परंतु एथिल एल्कोहल कमरे की ताप पर द्रव है, जबकि डाई मेथिल ईथर गैस। ये हमारा प्रश्न होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है। दोनों के अणुभार समान है, परंतु एथिल एल्कोहल जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि डाई मेथिल ईथर गैस अवस्था में रहती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, तो आंसर देते हैं क्या होगा कि एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य ऐसा क्यों होता है? ये द्रव में है जब, और ये गैस में, जबकि दोनों के अणुभार समान है, इक्वल है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य, ठीक है ना, प्रबल हाइड्रोजन बंध एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण, ठीक है ना, यह संघनित होकर द्रव अवस्था में रहता है। यह संघनित होकर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है ना, एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है,
इस हाइड्रोजन बंध के आकर्षण बल के कारण यह आपस में इसके अणु संघनित हो जाते हैं और यह द्रव अवस्था में रहता है। काहे में आ जाता है? द्रव अवस्था में रहता है। जबकि डाइमेथिल ईथर ठीक है, जबकि डाइमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जबकि डाइमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, इसलिए डाइमेथिल ईथर कमरे के ताप पर गैस अवस्था में रहता है। गैस अवस्था में रहता है। इसमें एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिससे अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो बहुत ही प्रबल हो जाता है, जिससे उसके अणु दूर दूर नहीं जा पाते और पास में ही संघनित हो करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि डाइमेथिल ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जिससे अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे वह कमरे के ताप पर गैस अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला हम चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ, एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। क्यों? ठीक है ना। क्वेश्चन है एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ, यानी अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनकी जल में सॉल्युबिलिटी, घुलने की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देखते हैं क्या होता है। आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या बनेगा आंसर, तो आइए देखते हैं। एल्कोहलों में उपस्थित ROH समूह का एल्किल समूह, ROH समूह का एल्किल समूह यानी कि R, क्या कह रहा है, एल्कोहलों में उपस्थित ROH समूह का एल्किल समूह। ठीक है ना। एल्कोहलों का जो सामान्य सूत्र होता है ROH होता है, उनका जो एल्किल समूह यानी कि जो कैपिटल R है, ठीक है ना, एल्किल समूह जल में अविलीय होता है।
जल में क्या होता है भैया, जल में अविलेय होता है अर्थात जल विरोधी होता है। फिर से एक बार कह सकते हैं, एल्कोहलों में उपस्थित ROH समूह का एल्किल समूह यानी जो R है, ये वाला भाग है, ये वाला, वो जल में अविलेय होता है। कम अणुभार के एल्कोहलों में, कम अणुभार के एल्कोहलों में, ठीक है ना, कम अणुभार के एल्कोहलों यानी जिन एल्कोहलों का अणुभार कम होता है उनकी बात कर रहा है कि कम अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह, एल्कोहलों में एल्किल समूह यानी कि R, एल्किल समूह छोटा होता है। एल्किल समूह छोटा होता है यानी R का मान जो होता है या अणुभार जो होता है वो कम होता है, जिससे OH समूह प्रभावी होता है, जिससे OH समूह यानी कौन सा बचा था, ये वाला, OH समूह प्रभावी हो जाता है। प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। एल्कोहलों में उपस्थित ROH समूह का एल्किल समूह R जल में अविलेय होता है। कम अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह यानी R का मान छोटा होता है तो OH समूह प्रभावी हो जाता है और एल्कोहल जल में विलीय हो जाते हैं। और एल्कोहल जल में विलीय हो जाते हैं। ठीक है ना। जबकि अधिक अणुभार वाले या अणुभार के बढ़ने के साथ साथ, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह का आकार अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह का आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा हो जाता है यानी अणुभार बढ़ता जाएगा और R का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, जिससे R समूह प्रभावी हो जाता है। फलस्वरूप R समूह प्रभावी हो जाता है। R समूह प्रभावी हो जाता है। इसी कारण इसलिए अब क्या लिखा कि R समूह प्रभावी हो जाता है और R समूह क्या है, वो जल विरोधी है, वो जल विरोधी है अर्थात जल में घुलता नहीं है। तो लिख सकते हैं इसलिए अणुभार बढ़ने के साथ साथ, इसलिए अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती, एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। ठीक है ना, एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। आगे होगा समझ में। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। तो इसको हम साफ करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो क्या है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलीय होते हैं क्यों? निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलीय होते हैं क्यों? ठीक है ना, निम्न अणुभार के जल एल्कोहल जल में विलीय होते हैं क्यों? तो इसका जो आंसर है वो आप सेल्फ लिखेंगे, स्वयं। ठीक है ना, क्यों लिखेंगे? देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी आपने पढ़ा, इन थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा कि निम्न एल्कोहल यानी कि कम अणुभार के एल्कोहलों में जो एल्कोहल का समूह ROH समूह होता है, उसका जो R समूह है, एल्किल समूह है, वो अप्रभावी होता है और OH समूह प्रभावी हो जाता है। इस प्रभावी होने के कारण जो है R का प्रभाव कम हो जाता है, OH का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। R समूह जल विरोधी है जबकि OH समूह जल स्नेही है, इसलिए निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलीय हो जाते हैं। ठीक है, इतना सा लिखना है, आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कह रहा है एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं क्यों? एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं क्यों? एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारा क्वेश्चन बन रहा है एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर में हम लोग क्या जवाब देते हैं, आइए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, यानी जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती जाएगी। फलस्वरूप वांडर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप वांडर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, वांडर वाल्स बल में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्वथनांक क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जिसके कारण क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। ऐसे अब पृष्ठ क्षेत्रफल में अभी एक बात आई थी, यहाँ पर क्या आई है वो देखिएगा, जिसे मुझे समझाना है। वो ये है, कह रहा एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, CH3OH, ठीक है ना, इसका 12 और 16, 12, 28, 28 और 4, 32 अणुभार होता है। CH3 CH2OH, ठीक है ना, इसका 46 होता है। CH3 CH2 CH2OH,
इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे देखो CH3 CH2 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 OH, इसका 74 हो जाएगा। ठीक है, देखिए R समूह इतना सा है, इतना सा है, इतना सा है और इतना सा है ना। देखते जाएंगे अणुभार बढ़ रहा है, 32 46 60 74, इस तरह से अणुभार बढ़ा तो इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी जो इनका आकार है वो भी बढ़ता जाता है। और जब आकार बढ़ता जाएगा तो इनमें वांडर वाल्स बल जो लगता है यानी जो वांडर वाल्स बल आकर्षण बल लगता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जब उसमें वृद्धि हो जाएगी तो इनके बीच जो आकर्षण बल है वो प्रबल हो जाएगा और इनके तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके क्वथनांक जो है वो अधिक हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनके क्वथनांक जो है वो क्या हो जाते हैं भैया, अधिक हो जाते हैं। ऐसा में तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के टॉपिक्स जो होंगे वो आपको अगले टर्न पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।